तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सेंटर का प्राचीन इतिहास का प्रथम चैप्टर करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। खुद सोचते रहिएगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। आपको 2 से 3 से 4 सेकंड समय दिया जाएगा, 5 सेकंड समय कम से कम दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण हैं? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पाषाण शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर, स्तंभों एवं दीवारों पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इन सभी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख है, ठीक है। इस पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके मित्र, वरुण, नासत्य, अग्नि। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता दूं कि बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन है मित्र, वरुण, नासत्य, अग्नि। इसका सही आंसर है अग्नि। आगे आते हैं हम लोग, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है? ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर, हाथी गुम्फा, बोगाज कोई या एरन अभिलेख? तो ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है बोगाज कोई अभिलेख से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 261, 305। इसका सही आंसर है 300 ईसा पूर्व। किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है? ठीक है, सिर्फ अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर D.R. भंडारकर, B.L. थानकर, भूषण पंडित या धर्मवीर भारती। तो अशोक के इतिहास को लिखने का श्रेय दिया जाता है अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर। आगे आते हैं हम लोग, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? बताइए। खरोष्टी, यूनानी, रोमन, अरमाइक। तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो रोमन में नहीं मिले हैं। किस अभिलेख में अशोक के नाम पर का स्पष्ट उल्लेख है? तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है किसमें? 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके पास, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगुलम, ठीक है। तो इन चारों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ? मास्की में भी, गुजरा में भी, नेतुर एवं उदयगुलम में भी मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, अभी कुछ हो गया है। हाँ चलिए फिर से आते हैं। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट मिलता है? मास्की, गुजरा, नेतुर और उदयगुलम। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख किसने पढ़ा था? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। जेम्स टेलर, गार्डन चाइल्ड, जेम्स प्रिंसेप या कनिंघम। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने प्राप्त किया था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। चलिए आइए मिलान करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक तरफ दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है संबंधित शासक, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इसको, तो रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1, यानी कि बी ऑप्शन। आगे आते हैं। किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? भारत के मध्य में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन है हाथी गुम्फा, भीतरी स्तंभ, गरुड़ या एहोल। इसका सही आंसर होगा मध्य भारत में भागवत धर्म के लिए गरुड़ स्तंभ।
आगे आते हैं, मिलान करना है। एक तरफ वेद दे रखा है और उनके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, ठीक है। तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, एक तरफ ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, दूसरी तरफ शतपथ, तैत्तिरीय, ऐत्रेय और कौशिकी, गोपद और पंचविंश। मिलान करिए। देखिए, ऋग्वेद किसका है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो पंचविंश। और अथर्ववेद का क्या है? तो गोपद। इसके अनुसार सही आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ए ऑप्शन। फिर से मिलान करना है। वेद है और उसके उपवेद हैं, ठीक है। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है और उपवेद में है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। तो देखते हैं क्या, सोचिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए मिलान करते हैं। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ए ऑप्शन। आगे आते हैं हम लोग। मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, एच.जी. वेल्स और जॉर्ज बुलर। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स। नारद स्मृति के संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, कण्व वंश। तो नारद वंश का है गुप्त वंश। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे के प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग में प्रारंभ हो गया था? किस स्थान की खुदाई से पता चलता है? 1000 वर्ष पूरा पहले लोहा का खुदाई हो गया था भारत में। तो इसका सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। आगे आते हैं। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखिए ऑप्शन में है, क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता गुफाओं के चित्र। तो इनमें सभी से मिलता है। देखिए आगे मिलान करना है। भारत में मंदिर निर्माण की शैली का मिलान करना है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर भारत में क्या है? नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में क्या है? द्रविड़ शैली। यह सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताएं। इनका पूछना है कि राजराजेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ये कहाँ पर है राजराजेश्वर मंदिर? ऑप्शन है आपके मदुरई, हम्पी, तंजौर या विजयनगर। इसका सही आंसर होगा तंजौर। तंजौर में है राजराजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। तो आपको पता होगा खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के अंदर ही क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर। तो कहाँ हो जाएगा ये आंसर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति के संबंधित स्मारक मिले हैं? देखिए भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा? ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है। तो भारत के इस क्षेत्र में जहाँ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे देश हैं। तो इन सब क्षेत्रों में कहाँ से हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले हैं, स्मारक मिले हैं? तो देखिए ऑप्शन है जावा के बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है और जावा में बोरोबुदुर स्तूप है। तो इन दोनों जगहों से मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,000 वर्ष, 6,000 वर्ष, 5,000 यानी 5500 वर्ष या फिर 10,000 वर्ष? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो वो लगभग 8,000 वर्ष पुराना है, 8,000 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराने सिक्के किस धातु के बने होते हैं? पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? तांबे के, सोना के, चांदी के या सीसा के या इन सभी के? तो पुराने सिक्के जो हैं वो सभी के बने होते थे, तांबे के भी, सोने के भी, चांदी के भी और शीशे के भी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। किस सदी के हैं ये पुराने सिक्के? 3री सदी, 5वीं सदी, 4थी सदी या 2री सदी? ये सभी हैं 5वीं सदी के। ठीक है। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसकी चिन्ह नहीं होती थी? पंचमार्क जो पुराने सिक्के होते थे उन पर किस का चित्र नहीं होता था निम्नलिखित में से? पेड़ का नहीं होता था, हाथी का नहीं होता था, अर्धचंद्र नहीं होता था या बैल नहीं होता था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इस पर बैल नहीं होता था, पुराने सिक्कों पर बैल का चिन्ह नहीं होता था। पेड़ का होता था, हाथी का भी होता था और अर्धचंद्र भी होता था। पेड़, हाथी, अर्धचंद्र। आगे देखते हैं, सर्वाधिक सिक्का किस काल में बना है? सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने हैं? कुषाण काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल? याद रखिएगा, सर्वाधिक सिक्के बने हैं मौर्योत्तर काल में। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन है सातवाहन, गुप्त, कुषाण या मौर्य। तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए हैं सातवाहनों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, लेख समझते होंगे, कुछ लिखने का कार्य सिक्कों पर, किन शासकों ने किया? पांड्य, यवन, शक या कण्व? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यवन। यवनों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। तो कौन था वो? वीणा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ? जो आप मूर्तियाँ आज देखते हैं उसका निर्माण किस काल से शुरू हुआ है? तो कुषाण काल से। ठीक है। अगला है, कुषाणकालीन मूर्तियों पर विचार करना है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव यानी विदेशों का प्रभाव, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा है, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जनजीवन की अति सजीव झलक है। यानी इन सभी स्तूपों में, इन सभी मूर्ति कलाओं में आम जनजीवन को दर्शाया गया है। कुषाण कालीन मूर्तियों में विदेशों का प्रभाव है और मथुरा कला में स्वदेशी का प्रभाव है। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों सही है। कुषाण कालीन में विदेशी प्रभाव था, मथुरा कला में स्वदेशी था। आगे देखिए, चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? यानी किस काल में माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, कुषाण काल। बताइए। इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल से पता चलता है, गुप्त काल में माता, शिशु एवं मरणासन राजकुमारी जैसे चित्र बनाए गए थे। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ पर स्थित है? एलोरा में, अजंता में, कार्ले या भीमबेटका? तो आपको पता है कौन से गुफा में एक चित्रशाला भी है?
वहीं पर बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र भी बनाया गया है। तो वो कौन सा गुफा है? अजंता। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। ठीक है, अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली। ठीक है, मुहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? बताइए। तो हाँ, दोनों कथन सही हैं। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। ठीक है, और मुहरों में व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। निम्न में से कहाँ मिट्टी की मुहरों से में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी मिलती है? ठीक है, मिट्टी की मुहरों से बनी धार्मिक प्रतीक से उनकी धार्मिक अवस्थिति, यानी वो धार्मिक व्यक्ति थे। कहाँ से पता चलता है? मिट्टी के मुहरों से। ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, बसाड़ या मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है धौलावीरा। ठीक है, सही आंसर धौलावीरा। आगे देखते हैं हम लोग, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? विचार कीजिए। देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। आगे देखते हैं, ब्रह्मोत्तर यानी ब्राह्मण समय के बाद, ब्राह्मण काल के बाद में बौद्ध तथा जैन साहित्य संबंधित रचना को उल्लेख है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य संबंधी रचना का उल्लेख मिलता है। एक और दो दोनों सही है। ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? तो लौकिक साहित्य से। इसको याद रखिएगा। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? बताइए। वेद है, वेदांग है, दर्शन है या ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये वेद है। ठीक है, सांस्कृतिक दशा का ज्ञान मिलता है वेद से। वेदों की संख्या कितनी है ये आपको पता होगा, 4। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? पता होगा आपको, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकाल, पाषाण काल, बौद्धिक काल, बौद्ध काल या वैदिक काल? बताइए। इसका सही आंसर है ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 1008, 1018, 1028 या 1038? तो इसका सही आंसर है 1028। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में, कौन से क्षेत्र की? यानी कि आर्य की, हड़प्पा की, आदि मनुष्य की या फिर मौर्य वंशज की? तो सबको पता है ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली है? तो आर्य की। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उनके समूह को किस नाम से जाना जाता है? मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋचा, सूक्त, शब्द या अथर्व? बताइए। इसका सही आंसर है सूक्त। मंत्रों के समूह क्या कहते हैं? सूक्त। फिर कहता है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? बताइए। 10,462, 9,832, 11,301 या 21,001? इसका सही आंसर है 10,462। याद रखिएगा, 10,462 ऋचाएँ हैं।
और 1028 क्या है, सूक्त। देखिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद में किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल नाम से जाना जाता है? किस ऋग्वेद के किस मंडल में हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं जिनको खिल के नाम से जाना जाता है, किस मंडल में लिखी गई हैं बताइए? 11वें, 8वें, 9वें या 7वें? तो 8वें मंडल में, 8वें मंडल में हाथ से लिखी ऋचाएँ हैं और जिनको खिल के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, सही बात है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तो नहीं, सोम का वर्णन 9वें मंडल में है। 9वें मंडल में सावित्री का उल्लेख है, नहीं, ये तीसरे मंडल में है। और 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना है, हाँ ये सही है, पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? अभी हम लोग मिलान में पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, बताइए? तो ऐत्रेय और कौशिकी या सांख्यान। ऐत्रेय और कौशिकी किसका है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? यूनेस्को ने किससे विश्व मानव धरोहर में शामिल किया है, किस वेद को? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए। इसका सही आंसर है यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं, यजुर्वेद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह वेद गद एवं पद दोनों में है, बताइए सही है? सोच के देखिए, सही है। और मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्वी कहा जाता है, यह भी सही है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यह भी सही है। यजुर्वेद की अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, देखिए कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? कंठोपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेतारोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? आइए देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सही आंसर है इसका कंठोपनिषद यजुर्वेद का है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये आपको पता होगा, सामवेद को कहा जाता है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है सामवेद। छंदोग्य और जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? बताइए, छंदोग्य एवं जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का या ऋग्वेद का? तो ये आंसर उसका होगा सामवेद का। अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद हैं? बताइए, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या गोपद? देखिए, मुंडकोपनिषद किसका है? अथर्ववेद का है। कंठोपनिषद हमने किसका देखा था? यजुर्वेद का। और मुंडकोपनिषद किसका है? तो अथर्ववेद का। प्रश्नोपनिषद भी है इसमें और मांडुक्योपनिषद भी है, लेकिन गोपद नहीं है। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3। अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं? तो ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रजापति की पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में लिखा गया है। सतशास्त्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? सतशास्त्री संहिता किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, रामायण को या महाभारत को? बताइए। इसका सही आंसर है महाभारत। वैदिक साहित्य में रचना के अनुसार सही क्रम में सजाइए, यानी कि सबसे पहले किसकी रचना हुई थी और सबसे बाद में किसकी हुई थी?
तो इसका सही आंसर है सी नंबर, पहले संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उसके बाद किसकी, उपनिषद। स ब अ उ यानी संहिता पहले हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। चलिए ये मिलान करते हैं। वेद और उसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? देखिए, पहले है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके पाठ्यकर्ता कौन है? उद्गाता, होत्री, ब्रह्मा और अधर्वु। ठीक है, तो मिलान करिए। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है, और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्वु। और सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्गाता, सामवेद मतलब गाना है तो उसमें उद्गाता। और अथर्ववेद जो आखिरी वेद है उसका नाम क्या है पाठ्यकर्ता का? ब्रह्मा। अब मिलाते हैं। ऋग्वेद के हो गए होत्री, ए का 2, देखिए बस एक ही में एक का 2 है, बाकी आप समझ गए होंगे। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी बताइए? उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ या संहिता? तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। चलिए अगला आते हैं, हमें मिलान करना है। वेदांग है एक तरफ और उनका शाब्दिक अर्थ है, ये पूछा जाता है कौन से वेदांग के कौन सा शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ है बताइए? शिक्षा का बताइए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है उच्चारण विधि। ठीक है, ज्योतिष का, ज्योतिष क्या बताता है? भाग्य फल। कल्प क्या बताता है? कर्म कांड। ठीक है, व्याकरण क्या बताता है? तो शब्द व्याप्ति। ठीक है, और नृत्य क्या बताता है बताइए? भाषा विज्ञान। और छंद क्या बताता है? चतुर्थी श्लोक। इस हिसाब से जगह ए का 1, ठीक है, ए का 1 दोनों में है। बी का 6 हो जाएगा डी में, यानी इसका डी आंसर होगा। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्न में से कौन सा महाकाव्य है? कौन से महाकाव्य है बताइए? निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य है? महाभारत, रामायण, रजत रंगिनी? तो महाभारत है, रामायण भी है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? यवन और शक क्या थे? बाहर से आए हुए थे, हिंदुओं से उनका संघर्ष होता है। ये किस में मिलता है? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में। तो हिंदुओं तथा यवनों के शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है रामायण में। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध कहाँ मिलता है? प्राचीन का भारतीय इतिहास का? वेद में, उपनिषद में, पुराण में या ब्राह्मण ग्रंथ में? बताइए। तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध यानी डेट बाय डेट, ठीक है, घटना बाय घटना आपको कहाँ मिलेगा? पुराण में। ये क्या है? भारतीय इतिहास का आपको क्रमबद्ध वर्णन मिलेगा। ठीक है, पुराणों की का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है बताइए? पुराणों की रचना किसने की थी और संकलनकर्ता कौन था इनका? लोमहर्ष, उग्रसा, कामंदक या संध्याकार नंदिनी? तो ये लोमहर्ष भी थे, उग्रसा भी थे, यानी ए और बी दोनों होगा। आगे आते हैं हम लोग। पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराण कब से कब तक इतिहास के बारे में वर्णन है? प्राचीन काल से कब तक? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या कुषाण काल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुप्त काल। पुराण कब से कब तक है? प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल। गुप्त काल के बाद के पुराण में घटनाएं नहीं लिखी।
बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जातक, त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय या कथावस्तु? बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भाग में कौन नहीं है? तो ये आपको तो पता ही होगा, सुत्त पिटक है, विनय पिटक भी है, अभिधम्म पिटक भी है, यानी इनमें से सभी। आगे देखते हैं हम लोग इन तीनों के बारे में क्या क्या, इन तीनों से मतलब इन तीनों के लिए क्या क्या, इन तीनों में क्या क्या लिखा गया है। देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में क्या लिखा गया है? तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? संघ संबंधी नियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विनय पिटक में क्या है? संघ, यानी जो पूरा संघ होगा उसके नियम किसमें है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह। धार्मिक धर्म के क्या सिद्धांत है, उसका उपदेश क्या है, ये किसमें है? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन सिद्धांतों का संग्रह, यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3, यानी सही आंसर क्या होगा? 2। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों का संघर्ष का वर्णन मिलता है? आप देख चुके थे, रामायण। निम्न में से किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय की जानकारी मिलती है? ऑप्शन में दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार या दीपविदान। 2 पाली ग्रंथ है ये जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दीपवंश और महावंश। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा होता है, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पूछता है तो ऑप्शन है आपके पास कथावस्तु, ललित विस्तार, दीपवंश या कल्पसूत्र। इसका सही आंसर होगा हीनयान का कथावस्तु। ललित विस्तार और दिव्यदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से के प्रमुख ग्रंथ हैं? ठीक है, तो ललित विस्तार और दिव्यदान किसके हैं बताइए? तो महायान के हैं। ललित विस्तार और दिव्यदान महायान, और हीनयान का क्या है? तो कथावस्तु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, बताइए। सही है, ये सही है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ की भाषा पाली है, ये भी सही है। जातक ग्रंथ में बुद्ध से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी बताइए? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जैनक ने नहीं की थी, तो ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्य का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? यानी किसी बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता माना गया है, ठीक है, और उनके जीवन और कार्य को चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है, बताइए। ऑप्शन है दिव्यदान, ललित विस्तार, महावंश, सुत्त पिटक। देखिए बुद्ध को देवता किसने माना था? तो महायान संप्रदाय ने माना था। और महायान संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है बताइए दोस्तों? ललित विस्तार। कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, पूछता है कौन सा बौद्ध साहित्य जिसमें अशोक के उत्तराधिकारी और पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है, बताइए। ऑप्शन है जातक, दीपवंश, त्रिपिटक या दिव्यदान। सही आंसर इसका जातक बौद्ध ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर बुद्ध चरित्र, सॉरी भद्रबाहु चरित्र, कलिका पुराण। भद्रबाहु चरित्र आपको भद्रबाहु जैसा लग रहा होगा, तो ये क्या है? जैन धर्म। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
ठीक है। आगे देखिए, आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक, यानी बहुत आरंभ से लेकर, यानी प्राचीन से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? राज तरंगिणी। चलिए मिलान करना है, देखते हैं। वर्तिका, ये एक तरफ पुस्तक लिखा हुआ है और उसके एक तरफ लेखक लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको हम मिलान करते हैं। पुस्तक क्या है? वर्तिका। वर्तिका के लेखक कौन है? चलिए मिलान करते हैं, एक बार देख लीजिए इधर। देखिए, वर्तिका के लेखक है काव्यानंद, ठीक है। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकार नंदी, ठीक है। और गौड़बोह के लेखक कौन है? वाक्यति। देखिए ऊपर, ठीक है। और नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। और बृहद कथा मंजरी लेखक हेमेंद्र। सही है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हुआ इसमें बी। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल के किस शासक की जीवन कथा पर आधारित रामचरित्र पुस्तक की रचना संध्याकार नंदिनी ने की है? संध्याकार नंदिनी ने कौन सी पुस्तक रचना की है बंगाल के शासक के ऊपर? रामचरित्र पुस्तक। तो ये थे रामपाल। आगे देखते हैं, ये रचना है और उससे संबंधित वंश है कि किसकी रचना किस वंश के समय हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है मुद्रा राक्षस। देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना किस वंश में हुई थी? तो मौर्य काल में, ठीक है। और आपकी कथा सरित सागर की रचना, तो कथा सरित की रचना भी हुई थी कब? तो ये हुई थी मौर्य काल में ही। आगे पूछता है नीतिसार की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। और पूछता है कि मालविका ग्रहमित्रम कब? तो शुंग काल में। और महाभास की रचना भी शुंग काल में। इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हुआ? ए का 3, यानी कि ऑप्शन सी। यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो बताइए, टेसियस, हेरोडोटस या डायमेकस, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। यूनान के लेखक कौन थे? टेसियस और हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या कहता है? इतिहास का पिता। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी, सही है। टॉलमी इतिहास के पिता कहा जाता है? नहीं, हेरोडोटस को कहा जाता है। इनको कहा जाता है, हेरोडोटस को। ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी, टॉलमी, डायमेकस, टेसियस। ये लिखी थी टॉलमी ने। सिकंदर के साथ आने वाला कौन सा लेखक था? बताइए। निरियाकस, ओनिस्क्रिटस, ऑस्टिबुलस, ये तीनों थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनिसियस या टेसियस। देखिए, टेसियस नहीं था, मेगास्थनीज था, डायमेकस था और डायनिसियस था। चीनी यात्रियों का कालानुक्रम सही से जाइए। सबसे पहले कौन आया था? हम लोग ट्रिक पता है, फांसी हुई, ठीक है। तो पहले कौन आया था? फाहियान, ठीक है। और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था संगसून। पहले आया था फाहियान, फिर आया था संगसून, उसके बाद आया था इत्स्यांग, और उसके बाद कौन आया था? हेनसांग। यानी 1, 4, 2 और 3।
4 2 सी सही है। संघाओ गुफा किस समय की है? देखिए अब आते हैं हम लोग गुफाओं की तरफ। संघाओ गुफा किस समय की है? तो संघाओ गुफा है आपकी मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण काल के समय की संघाओ गुफा है। किस स्थल में मानव के 17 सावधान के प्रमाण मिले हैं? बताइए 17 सावधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं मानव के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेखिया 17 सावधान मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है कि सभी पूरा पाषाणकालीन संस्कृति कौन कौन है? सोहन नदी घाटी भी है, बेलन नदी घाटी भी है, नर्मदा सिंधु घाटी नदी नहीं है, पूरा पाषाण नहीं है। किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। किस पूरा पाषाण काल के पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साथ मिले हैं? ठीक है, किस पूरा पाषाण काल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, पेबुल पत्थर के उपकरण थे, सही है। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण था, सही है। चॉपिंग द्विधारी उपकरण थे। देखिए पत्थर के उपकरण कैसे हैं? ऐसे बड़े आकार वाले उपकरण चॉपर कहे जाते हैं, और चॉपिंग द्विधारी उपकरण यानी इधर से भी और इधर से, सही है। किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? फलक संस्कृति किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस पत्थर से हुआ? तो क्वार्टजाइट से हुआ है। ठीक है, जो उस समय के व्यक्ति थे वो क्वार्टजाइट का इस्तेमाल करते थे औजार बनाने में। ब्लेड उपकरण किस काल के हैं? किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं उच्च पूरा पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोरापुत्स द्वाब क्षेत्र एक उच्च पूरा पाषाण कालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? सोरापुत्स द्वाब आपसे पूछ सकता है। सोरापुत्स द्वाब किस काल का है? तो ये है कर्नाटक में। और 100वां क्वेश्चन है माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए थे? बताइए। म से माइक्रोलिथ और म से मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पर भी हम लोग छोड़ रहे हैं। आगे के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।